हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ की। एपिडेमोलॉजी ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ को। अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस इज द हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़। ये क्या है? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि कोज होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है। जो ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ है केवल उस पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है जो इससे सफ़र कर रहा है या फिर उसकी खुद की फैमिली की, बल्कि ये पूरे एंटायर वर्ल्ड की एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। और ये डिज़ीज़ अकर होती है ड्यू टू एक बैक्टीरिया जिसको कि हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया। ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो ट्यूबरक्लोसिस जो डिज़ीज़ है मेनली रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ठीक है। जो ट्यूबरक्लोसिस जो इन्फेक्शन है एक तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, बट इट कैन अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो। ठीक है। सबसे पहले मोस्टली ये क्या है, एक तरीके रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लेकिन ये बॉडी के जो अदर पार्ट्स है, जो अदर सिस्टम है बॉडी के, उनके ऑर्गन्स है, उन पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है। तो अगर ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन की बात करें तो दो टाइप्स के इन्फेक्शन होते हैं ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ में। फर्स्ट वन होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया केवल लंग्स को या फिर हम कह सकते हैं केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है तब हम उसको बोलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर यही ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से ट्रांसमिट होके बॉडी के अदर सिस्टम या अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है तब हम इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है जो कि लंग्स को अफेक्ट करती है मेनली 80%, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन इसके अलावा ये डिज़ीज़ अगर लंग्स के अलावा या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स या अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, जैसे कि किडनी है, बोन्स है या फिर हार्ट है, तब जाकर उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को बोला जाएगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। नेक्स्ट है इसके एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इसके एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट वन है ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये अफेक्ट कर सकती है सभी एजेस के पर्सन को। ठीक है। अगर कोई इन्फेंट्स है या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन है या फिर कोई एडल्ट है, एल्डरली पर्सन है, सभी एजेस के पर्सन को इक्वल टाइप से इन्फेक्ट कर सकती है। एंड बोथ सेक्सेस, बोथ जेंडर्स को, मेल हो या फीमेल हो, रिच हो या पुअर हो, चाहे कोई रूरल एरिया में रहता है या अर्बन एरिया में रहता है, या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकती है ये ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़। इंडिया भी क्या है, एक हाईली टीबी बर्डन कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया के अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस के काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को देखने को मिलते हैं ईयर बाय ईयर। नेक्स्ट, इन आवर कंट्री अबाउट 2% डाई फ्रॉम टीबी इन एवरी 3 मिनट्स। हमारे कंट्री के अंदर, इंडियन कंट्री के अंदर हर 3 मिनट के अंदर लगभग 2% की डेथ होती है बाय द ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़, एंड 900 पीपल की डेथ होती है एवरी डे, एंड ऑलमोस्ट 3.28 लैक्स पीपल की डेथ होती है एवरी ईयर। अगर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है वो किस तरीके से एक तरीके इन्फेक्शियस डिजीज़ है,
तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो क्या होगा, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ से, वो डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकता है किसी भी नॉर्मल हेल्थी पर्सन में टीबी डिजीज़ को। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, किस वे में होता है, जो टीबी जो ट्रांसमिशन है होता है वो होता है बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, एक तरीके रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो क्या होगा, ये जो डिजीज़ ट्रांसमिट होगी बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन यदि कोई कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा जो कि टीबी डिजीज़ से इन्फेक्टेड है, उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, जो रेस्पॉन्सिबल एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, यदि वो प्रेजेंट है तो वो यदि किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो उस टाइम पर वो कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, तो उसकी बॉडी के अंदर उस कफिंग स्नीजिंग के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, उसके ज़रिए वो डिज़ीज़ उस नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगी। या फिर कोई स्पूटम है, ठीक है, जिसके ज़रिए भी हेल्दी पर्सन में डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। अब इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स किस टाइम पीरियड के बाद में इसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। अगर इंक्यूबेशन पीरियड को हम सिंपली डिफाइन करें तो जिस टाइम पर जो जिस डिज़ीज़ का, हर एक डिज़ीज़ का एक पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, जिस टाइम पर कोई रेस्पॉन्सिबल एजेंट किसी डिज़ीज़ का अगर कोई बॉडी में एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद में उसके कुछ दिनों के भी जो भी टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, उस टाइम पीरियड के बाद में जब उस डिज़ीज़ के रिगार्डिंग जो सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, फर्स्ट सिम्टम, तो उस टाइम ड्यूरेशन को बिटवीन बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 वीक्स से लेके 8 वीक्स तक, इसके बीच में। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो टाइप के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, जैसा कि मैंने 2 टाइप्स बताए थे, एक तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर डिजीज़ लंग्स में या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर अफेक्ट हो रही है, तब उसको कहेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर वहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिजीज़ अफेक्ट हुई है, डिजीज़ डेवलप हुई है, तो वहाँ पर किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे। सबसे पहले कफिंग होगी फॉर 3 वीक्स और मोर, 3 वीक से या उससे ज़्यादातर रेगुलरली कफिंग होगी। फीवर इंक्रीज होगा इन द इवनिंग, स्वेटिंग की कंडीशन डेवलप होने लग जाएगी इन द नाइट, वेट लॉस होने लग जाएगा, फैटिक, चेस्ट पेन एंड डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग। ठीक है, और यदि कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग करता है तो उसके स्पुटम के साथ में ब्लड एक्सक्रीट होने लग जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हीमोप्टाइसिस। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की। अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अलावा टीबी किसी अदर ऑर्गन्स में या अदर बॉडी पार्ट्स में डेवलप होता है, तब उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है बॉडी में, तब वहाँ पर किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे टीबी अफेक्ट कर सकता है इंटेस्टाइन को, ब्रेन को, बोन्स को, जॉइंट्स को, स्किन्स को, लिम्फ नोड्स को, या फिर अदर टिश्यूज़ को या अदर बॉडी ऑर्गन्स को। कहीं पर भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अलावा बॉडी के अदर ऑर्गन्स में भी अफेक्ट कर सकता है। तब वहाँ पर हम अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर अगर टीबी डेवलप हो रहा है तो उस ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स वहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, और उसके साथ में जो जनरल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, अगर बॉडी में इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है किसी भी तरह का तो वेट लॉस की कंडीशन होगी, फीवर डेवलप होगा, नाइट स्वेटिंग होने लग जाएगी, स्पेसिफिक साइंस डेवलप होंगे जो जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स में डिजीज़ अफेक्ट हुई है। जैसे अगर लीवर में डिजीज अफेक्ट हो रही है तो एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर, स्वेलिंग होने लग जाएगी। अगर जॉइंट्स में डिजीज़ डेवलप हो रही है
जिसकी भी किसी भी अगर हार्ट में या किडनी में अगर टीबी डेवलप हो रहा है तो उससे रिलेटेड वहाँ पर सिम्टम्स डेवलप होने लग जाएंगे। मीन्स उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर डिफ़िकल्टी डेवलप होने लग जाएगी। अब हम मैनेजमेंट की बात करें इसकी, तो टीबी का जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट है, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो अलग अलग टाइप्स की अलग अलग टाइम पे ड्यूरेशन पे ड्रग्स दी जाती है। इसको बोलते हैं हम डॉट्स थेरापी, डायरेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट ट्रीटमेंट, शॉर्ट थेरापी। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग ड्रग्स होती है, रिफाम्पिसिन, पायराजेनामाइड, आइसोनाइजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटोल एंड थायोएसिटाजोन। 6 to 9 months फ्रॉम इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अब इसके साथ में ही अगर अदर मैनेजमेंट की बात करें तो बैलेंस डाइट्स ली जा ली जानी चाहिए, अगर प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो जो बीसीजी वैक्सीनेशन है जो कि बर्थ के टाइम पर प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वो क्या करता है, वो वैक्सीन क्या करती है, टीबी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके लिए दी जाती है बीसीजी वैक्सीन जो कि 8 बर्थ पे दी जाती है इमीडिएटली। और प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें अदर्स की, तो पेशेंट एंड हेल्थ वर्कर्स को फेस मास्क लगाना चाहिए ताकि डिजीज़ स्प्रेड नहीं हो, कम्युनिकेबल ट्रांसमिशन नहीं हो। पेशेंट का जो स्पूटम है, स्नीज़ है या अदर रेस्पिरेटरी सीक्रेशन से वो प्रॉपरली डिस्पोज्ड होने चाहिए। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा तो वो डिजीज़ को स्प्रेड करेगा। तो इस तरह के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जो भी नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि अलग अलग टाइप से टीबी से रिलेटेड जो विलेज एरिया में कम्युनिटी में गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एपिडेमोलॉजी ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़। कम्युनिटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो इन्फेक्शन डिजीज़ है टीबी, उसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, किस तरीके से डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।